क्या खास है ऐसा आपकी चाय में कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद चखा इसका स्वाद? मैडम, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें मुझे लगता है कि शुद्धता एक ऐसी चीज़ है जो सभी को आकर्षित करेगी। 10.5 लाख का पैकेज आपको जो मिल रहा था वो छोड़ा, बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत की, तो ये सोच कहाँ से आई थी? एक ऐसा मॉडल स्थापित करना चाहता था मैं जिसमें किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, उपभोक्ता को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिले और कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले। नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर मानते हैं? मैडम, दोनों के अपने अपने चैलेंज हैं। नौकरी बहुत ज़रूरी है, नौकरी करनी चाहिए। उसके दौरान हम सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या गलतियाँ होती हैं। सर, 2018 से आपने स्टॉल की शुरुआत की थी, 2022 चल रहा है, ये पूरा सफ़र कितना संघर्षपूर्ण रहा? ये चैलेंज इसलिए बढ़ गया कि इसी दौरान कोविड आ गया। तो कोविड के दौरान हमारा तो जस्ट स्टार्टअप ही था। अब जो लोग स्टार्टअप का सोच रहे हैं उनको क्या राय या सलाह देना चाहोगे? पूरी तैयारी के साथ आएँ। किसी भी फील्ड में जाने से पहले हर फील्ड की अपनी चुनौतियां हैं, उनको सीखें, पहले ट्रेनिंग लें, नौकरी करें। अच्छा, मार्केट में कितना कंपटीशन है? मार्केट में बहुत कंपटीशन है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कंपटीशन रास्ते खोलता है। MBA चाय वाला करके भी एक युवा हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनसे कुछ प्रेरणा मिली हो? मैं हर आदमी से प्रेरणा लेने की कोशिश करता हूँ, कस्टमर से भी मैं सजेशन लेता हूँ। तो क्या कन्फ्यूजन नहीं रहती इतनी लोगों की राय लेना? मुझे नहीं लगता कि पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी काम आदमी अपने हिसाब से कर सकता है, वो मार्केट के हिसाब से करना पड़ता है। अच्छा, अब भी जीवन में कुछ पाने की ख्वाहिश है? कि ज़िंदगी में सारे सपने पूरे नहीं होते तो आदमी को अफसोस के साथ नहीं जीना चाहिए, उससे आगे के सपने उसमें जोड़ लेने चाहिए। चाय तो आपने बहुत पी होंगी, लेकिन रोहतक की ऐसी मशहूर चाय जिसका स्वाद लेने खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इनके स्टॉल पर पहुंचे थे। इस मशहूर चाय का स्वाद जिसने लिया उनकी जुबान पर चढ़ गया। नमस्कार, मैं रिंकी बत्रा और आज हमारे साथ मौजूद हैं बागड़ी मिल्क पार्लर के संचालक प्रदीप श्योरान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित किया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, आपसे तो सबसे पहले यही जानेंगे, बागड़ी मिल्क पार्लर का नाम बागड़ी मिल्क पार्लर ही क्यों रखा? मैडम, इसके पीछे दो लॉजिक हैं। एक तो है रेशनल कि बागड़ी शब्द बागड़ से बना है जो दादरी से लेके गुजरात तक फैला हुआ है जी, और देसी गाय के और ऊंट की उत्पत्ति उसी एरिया से हुई है जहाँ पानी कम था। ये तो है इसका साइंटिफिक लॉजिक। और दूसरा ये है कि मैं रोहतक में 2004 में पढ़ने के लिए आया था। तो यहीं अभिनय राम कॉलेज नाम है, पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज होता था हमारे समय में, तो सारे लोग बागड़ी कहते थे हमें। तो मुझे ये था कि जिस एरिया से मैं आता हूँ तो उस एरिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साइंटिफिक भी मैच कर रहा है, इसलिए मैंने बागड़ी नाम को प्रीफर किया। जी सर, क्या खास है ऐसा आपकी चाय में कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद चखा इसका स्वाद? मैडम, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें मुझे लगता है कि शुद्धता एक ऐसी चीज़ है जो सभी को आकर्षित करेगी जी। और जो खास की बात ये है कि ये तंदूरी चाय का कंसेप्ट है जो बेसिकली मधुबनी से चला था, पुणे से पॉपुलर हुआ था। तो अगर शुरुआत से बात करें तो हमने दूध से शुरुआत की थी कि दूध पिलाना शुरू किया था पार्कों में स्टॉल्स लगा के। फिर ये ताकि सारे लोग दूध नहीं पियेंगे, फिर हमने खीर जो ऐड किया उसमें बादाम मिल्क, लस्सी, ये सारी चीज़ें। तो उसी प्रोसेस में हमने चाय थी कि चाय को हम स्पेशल बनाना चाहते थे। रोहतक में पहले भी आप लोग चाय पीते थे, बाकी लोग भी, तंदूरी चाय कहीं नहीं थी जी। इनफैक्ट पूरे उत्तर भारत में ही नहीं थी। मैं पुणे जाके सीख के आया कि चाय को एक नए तरीके से कैसे बनाते हैं। तो तंदूरी चाय का कंसेप्ट सबसे पहले हम लेके आए थे। तो उसमें तंदूर में कुल्हड़ डाले जाते हैं, वो कुल्हड़ गर्म होते हैं पूरी तरह से लाल। तो उसके बाद मिट्टी की खुशबू और मिट्टी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उस चाय में ऐड हो जाते हैं, तो उससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। ये जो उस चीज़ को स्पेशल बनाता है। काफ़ी हेल्दी होती है जी मैडम? हेल्दी बिल्कुल होगी, मिट्टी के उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाते हैं जी। अच्छा, तो क्या बचपन से स्टॉल खोलने का ही इरादा था या कुछ और बनना चाहते थे? मैडम, बचपन से बात करें तो मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मांडी गांव का रहने वाला हूं जी। और जब कॉलेज के लिए यहां तक आ गए तो इसके बाद ये था कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। वहाँ तैयारी की भी, सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद ये था कि नौकरी कैसे मिलेगी। तो नौकरी के लिए बताया, बोले जी बीटेक या MBA कर लो, मिल जाती है। वो बीटेक से तो आगे आ गया, अब MBA करते हैं। तो MBA गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से MBA करने के बाद कॉर्पोरेट्स में मैंने 9 साल 4 महीने काम किया। वहाँ काम करते करते मेरा छोटा भाई है, वो भी हमेशा कहता था कि भाई किसान की कोई नहीं सोचता, आप लोग पढ़ के निकल जाते हो, कंपनियों की सोचते हो, तो किसान की भी सोचनी चाहिए। तो ये इसलिए वो बार बार कहता था। तो मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना कोशिश की जाए कि उस कोशिश से देखेंगे कि क्या नतीजे आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई नहीं, नौकरी में दोबारा आ जाएंगे। तो इसलिए आए मैडम, बचपन से
इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, तो बाद का इरादा है सर। अच्छा, आपने नौकरी यानी कि 10.5 लाख का पैकेज आपको जो मिल रहा था वो छोड़ा और उसके बाद आपने बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत की, तो ये सोच कहाँ से आई थी? जैसे मैंने अभी बताया कि था कि किसान कुछ ऐसी शुरुआत की जाए कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, गांव में आज भी हमारा जुड़ाव है, मैं वीक में एक बार जरूर जाता हूँ, तो वहाँ खेती बाड़ी पशुपालन करते ही थे और एक तरफ शहर के लोगों को देखते थे कि इनको सारा पैकेज फास्ट फूड यही चीज़ मिलती है। तो एक ऐसा मॉडल स्थापित करना चाहता था मैं जिसमें किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, उपभोक्ता को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिले और कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले। तो इस छोटे से मॉडल में जैसे आप देख ही रहे हैं कि 12-13 लोगों को तो यहाँ रोजगार मिला हुआ है। हम मिट्टी के कुल्हड़ और मिट्टी के सारे बर्तन मिट्टी के यूज करते हैं, चाहे लस्सी के लिए गिलास हो, खीर कटोरियों, 5 कुम्हारों को उससे रोजगार मिला हुआ है। हमने यहाँ रोहतक के आपके रुड़की बालोडोब 3 गाँव में किसानों के ग्रुप बना रखे हैं जिनसे दूध लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेयरी फार्मिंग करके। उनको मार्केट से 28-29% हायर रेट के ऊपर हम उनसे दूध लेते हैं और हर 6 किसानों पे 1 किसान को रोजगार मिला हुआ है, वो उसका दूध लेके आता है क्योंकि दूध खराब होता है बैक्टीरिया से, ज़्यादा समय तक उसको रखेंगे तो खराब हो जाता है निकालने के बाद। तो देखिए आप इस छोटे से मॉडल से प्रत्येक स्टोर के ऊपर 16-17 लोगों को रोजगार है, प्रत्येक स्टोर के ऊपर लगभग 50 लोगों को। तो ये मॉडल मुझे लगता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से बेरोजगारी के लिए भी काफ़ी लाभदायक मॉडल है कि उसको कम कर सकता है। जी सर, आपने बताया आपने 9 साल 4 महीने नौकरी को दिए हैं, तो नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर मानते हैं? मैडम दोनों के अपने अपने चैलेंज है। नौकरी बहुत ज़रूरी है, नौकरी करनी चाहिए, उसके दौरान हम सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या गलतियां होती हैं। तो मैं तो उसको एक सिंपल भाषा में कहता हूं कि वो ट्रेनिंग पेड ट्रेनिंग होती है कि हम काम भी कर रहे होते हैं, सीखते भी हैं। और इसकी नौकरी के साथ साथ आप जो सीखेंगे उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबको नौकरी, हर एक सब आदमी नौकरी करते हैं तो ऐसा भी नहीं कि सबको स्वरोजगार करना चाहिए। कहते हैं कि एवरी कप ऑफ टी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जी जी जी। अच्छा, पीएम मोदी ने भी ये जो स्वरोजगार की मुहिम है वो शुरू की थी। उनके द्वारा ये कहा गया था कि चाय पकौड़े के स्टॉल युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को लगाने चाहिए, स्वरोजगार को बढ़ाना चाहिए। इसको जो बेरोजगार युवा थे उन्होंने अपमान समझा था, तो इस आइडिया को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए मैडम, हमारे देश में हर चीज़ का मतलब तो अलग अलग निकाल लेते हैं, लेकिन इस बात के लिए मुझे कहीं 1% भी संदेह नहीं है कि बातों से पेट नहीं भरता, काम करने से भरता है। चाय पकोड़े बेचने से पेट भरता है, स्वरोजगार है, तो ये मजाक नहीं है, एक अच्छी बात है। आप हमारे वहाँ भी देखते हैं, जब आते हैं तो स्टॉल के ऊपर कि पकोड़े बेचने से 4 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हम पकोड़े बेचते हैं, सारी चीज़ें। मुझे इसमें इस आइडिया को मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ भी स्वरोजगार करके किसी के 2 वक्त की रोटी चलती है, वो बढ़िया आइडिया, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सर 2018 से आपने स्टॉल की शुरुआत की थी, 2022 चल रहा है, ये पूरा सफ़र कितना संघर्षपूर्ण रहा? मैडम वैसे तो कहें तो मैं तो ये मानता हूँ कि जीवन ही एक संघर्ष है, इससे बचा नहीं जा सकता, हर तरह का रहेगा। लेकिन अगर स्टार्टअप की कहें तो उसके चैलेंज वैसे तो होते हैं कि वो 1 मैन शो की तरह चलता है शुरुआत में, कि अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन सब कुछ खुद ही देखना होता है। ये चैलेंज इसलिए बढ़ गया कि इसी दौरान कोविड आ गया। तो कोविड के दौरान हमारा तो जस्ट स्टार्टअप ही था, तो इसके बावजूद हमने अपने वर्कर्स को कंटिन्यू किया, 75% उनको सैलरी दी, रहना खाना सब एज इट इज जारी रखा जी। और सबसे बड़ी समस्या थी उसी दिन दूध की आ गई थी, क्योंकि दूध का तो समाधान 1 घंटे के अंदर करना होता है। कि जब लॉकडाउन लग गया तो हमारे फार्मर्स ने कहा जी क्या करें, तो मैंने उनको कहा जी घी बना लो, इसका देखेंगे। फिर चीज़ें जुड़ती चली गई, जब घी हो गया तो हर रोज मन में सवाल तो होता ही था कि इस घी का करेंगे क्या जी। तो घी से फिर हमने बेसन के लड्डू बनाने शुरू किए, जलेबी बनानी शुरू की और फिर हमने घी को बेचना शुरू किया। तो आज ऑल इंडिया में हमारा घी जाता है और आप जैसे साथियों के सहयोग से ही जा रहा है। हमारी कोई वेबसाइट नहीं है टिल डेट कि जिसके माध्यम से वो सारा सोशल मीडिया का 1-to-1 जो कम्युनिकेशन है उसी से हो रहा है। तो चीज़ें मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक दिखे वहाँ तक प्रयास करो, वहाँ उसके आगे के रास्ते उसके बाद बन जाएंगे। 2020 में आपने लॉकडाउन की बात की है, तो उस दौरान आपने सैलरीज मुहैया करवाई अपने एम्प्लॉयज़ को। उस टाइम पर क्या ऐसा लगा कि नौकरी छोड़कर गलती कर दी? मैडम बिल्कुल, जो आपका सवाल है गलती तो नहीं थी, लेकिन एक सवाल ये आया था कि शायद अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो क्या देखें कि क्या करना चाहिए। इसके साइड में ये कन्विक्शन था कि बागड़ी मिल्क पार्लर को चलाऊंगा, प्रदीप दोबारा नौकरी कर लेगा, इसको शटर डाउन नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो इस सोच के साथ फिर आगे बढ़े जी। परिवार में कितने लोग शामिल हैं आपके और उनका सपोर्ट कैसा रहा? मैंने परिवार में जैसे मैंने बताया, ये आइडिया मेरे छोटे भाई का ही है, मेरे से ज़्यादा वो चाह रहा था कि किसान के लिए कुछ किया जाए, तो आइडिया मैंने सोचा
और मेरी वाइफ, वो दोनों पहले दिन से साथ थे। मेरे पापा रिटायर्ड अध्यापक है, वो न्यूट्रल थे कि कर लेना चाहिए, कि वो इसलिए तैयार थे क्योंकि मैंने अपनी सेविंग से बिजनेस शुरू किया था और वो जानते थे कि जो कुछ कर रहा है तो अपने प्रयासों में, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने बच्चे को जानते ही हैं जी, तो वो न्यूट्रल थे कि कर लो। मेरी माता जी इस चीज़ के खिलाफ थी कि नौकरी छोड़ के काम नहीं करना चाहिए। तो पूरे शहर को आप चाय पिलाते हो, अर्धांगिनी को भी घर पर चाय बनाकर पिलाते हो? मैडम मुझे सिर्फ चाय ही बनानी आती है, तो चाय मैं घर पे सबको बना के पिला देता हूँ, इसके अलावा मुझे खाने में कुछ नहीं बनाना आता। FSSAI का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त है बागड़ी मिल्क पार्लर को? जी मैडम, FSSAI भी, GST भी, लेबर सर्टिफिकेट्स भी, और जो मेजरमेंट का अपना नापतोल विभाग है उससे भी हम, जो कांटों की पासिंग होती है, बहुत कम लोगों को पता होगा, जैसे व्हीकल की पासिंग होती है तो साल में एक बार जो आपके मेजरमेंट के जो वेगिंग स्केल्स हैं उनकी भी होती है। तो हम हर 3 महीने में अपने कर्मचारी का भी मेडिकल चेकअप करवाते हैं लाइसेंस से आगे जाके कि उनकी आई साइट कितनी है। तो जितने भी रूल और रेगुलेशंस हैं हम सारे फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता को एक बेटर एक्सपीरियंस दे पाएँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है और जो मैंने MBA के दौरान या बाद में सीखा कि कस्टमर ऑलवेज वांट्स ए बेटर एक्सपीरियंस, द वन हु गिव्स बेटर एक्सपीरियंस कस्टमर एक्सेप्ट्स दैट। जी, तो ये सर्टिफिकेट लेना कितना मुश्किल था? जी मैडम, सर्टिफिकेट लेना भी और इसको चलाना भी बहुत ही टेढ़ा काम है, सारी चीज़ें हैं। सरकारी डिपार्टमेंट का आपको पता है लाइसेंस राज है, जी 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 जी, बड़े टेढ़े खेल हैं, मानने ही पड़ते हैं, करने ही पड़ते हैं। अब जो लोग स्टार्टअप्स का सोच रहे हैं उनको क्या राय या सलाह देना चाहोगे? मैडम पूरी तैयारी के साथ आएँ। हर फील्ड में जाने, किसी भी फील्ड में जाने से पहले हर फील्ड की अपनी चुनौतियां हैं, उनको सीखें, पहले ट्रेनिंग लें, नौकरी करें और फिर अपने आसपास एक अच्छे लोगों की टीम बनाएं, क्योंकि कोई भी आदमी है उसका परेशान होना स्वाभाविक है। अगर जो लोग उसके आइडिया को, सपने को समझते हैं तो जब भी समस्या होगी तो आपस में डिस्कस करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। तो अनुभवी मेंटर को साथ रखें, अच्छे साथियों को साथ रखें, पूरी तैयारी के साथ आएँ। किसी भी क्षेत्र में अगर टिके काम करेंगे थोड़े धैर्य के साथ तो सफलता निश्चित है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी बिजनेस अच्छा नहीं होता, कोई भी ख़राब नहीं होता। एक ही व्यापार में एक आदमी के काम करने के तरीके से वो बहुत आगे निकल जाता है, दूसरा है वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं निकाल पाता। ये सिर्फ उसके काम करने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है और व्यवहार के ऊपर। जी, अच्छा, मार्केट में कितना कंपटीशन है? मार्केट में बहुत कंपटीशन है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कंपटीशन रास्ते खोलता है, आदमी एक लेवल से ऊपर उसको सोचना पड़ता है, तो कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, तभी आगे बढ़ेंगे। बागड़ी मिल्क पार्लर वन मैन आर्मी पर ही एस्टैब्लिश्ड है या इसमें और भी साथी जुड़े हुए हैं? नहीं, वन मैन आर्मी तो ये कभी नहीं था। जैसे मैंने कहा कि स्टार्टअप वन मैन आर्मी होते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा जी। तो मैं और मेरा भाई पहले दिन से थे और सौभाग्य से अच्छे लोगों की टीम मेरे पास शुरू से ही थी, जो अनुभवी थे, सब तरह के लोग मिलते थे, मैं सबसे जुड़ाव रखता था, बात करता था। तो एक अच्छी खासी टीम मैं कह सकता हूँ कि जिसमें फ्रंट में फील्ड में तो दिखते हैं कि हम या मेरे साथी कर्मचारी दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है कि 50-60 ऐसे लोग हैं जिनको मैं किसी भी काम के लिए कभी भी कह सकता हूँ तो ज़रूर राय मिलेगी, सहयोग मिलेगा जी। तो एक ये सोशल कंसेप्ट है, तो उसी हिसाब से सोशल वेंचर कह सकते हैं इसको। तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ये सौभाग्य और यही चीज़ बागड़ी मिल्क पार्लर को बाकी किसी अन्य स्टार्टअप से अलग करती है जी। अच्छा, रोहतक के बाद आप अगली कहीं पर ब्रांच खोलने की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल मैडम, हमारी दिल्ली की तैयारी पहले भी थी अगर लॉकडाउन नहीं आता तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक, अगले साल की शुरुआत में हम एक ब्रांच अपनी दिल्ली में खोलेंगे। जैसा मैंने बताया कि अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन जो जाते हैं तो हमारे दिल्ली में और मुंबई और बाकी शहरों में भी काफ़ी कस्टमर्स हैं। दिल्ली नियर बाई होने के नाते इसलिए है कि हमारे लिए आसान कि मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे एक समय निश्चित समय होता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं जी। तो दिल्ली में सर्व करना आसान रहेगा, तो हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी कि दिल्ली में एक ब्रांच हम खोल पाएँ। अच्छा, MBA चाय वाला करके भी एक युवा हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनसे कुछ प्रेरणा मिली हो? मैडम, मैं हर अच्छे काम करने वाले से प्रेरणा लेने की कोशिश करता हूँ जी। जो कोई भी आदमी अच्छा काम कर रहा है, मैं 4 चीज़ें आपके ऑफिस में आया हूँ तो यहाँ से भी सीख के जाऊँगा, 2 सीख भी ली हैं। तो मैं हर आदमी से प्रेरणा लेने की कोशिश करता हूँ, कस्टमर से भी मैं सजेशन लेता हूँ, क्योंकि एक तरह से कहें 99% कस्टमर जो आपको फीडबैक देंगे वो बड़ा जेन्युइन होगा। और एक आदमी के लिए सोचना आसान नहीं होता, अगर सभी लोगों की हम राय लेंगे तो वो आसान होता है, एक बेटर रास्ता आता है, उसको क्लब करके हम एक एग्जीक्यूशन की प्लान बना सकते हैं। तो क्या कन्फ्यूजन नहीं रहती इतनी लोगों की राय लेना?
देखिए कंफ्यूजन चीज़ों के ये एक्सपीरियंस के आधार पे हम उसको बेटर से ना एक तरह से कहते हैं फिल्टर कर सकते हैं। सबकी सुन लो, और इसका एक आसान सा तरीका है कि एक्सपीरियंस के बाद जो डिसीजन लेंगे तो बेहतर हो जाता है अक्सर वो। हाँ, मतलब सुनो सबकी, करो मन की। हाँ, करो मन की। और व्यापार एक ऐसी चीज़ है मैडम जिसमें अक्सर एक लोग कहते हैं, वो बहुत मुझे अजीब सा लगता है कि लोग साझा नहीं करते। मैं साझा करना चाहूँगा कि व्यापार अक्सर लोग कहते हैं मैं मेरे हिसाब से करूँगा। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी काम आदमी अपने हिसाब से कर सकता है, वो मार्केट के हिसाब से करना पड़ता है। जो अपने हिसाब से करेगा वो या तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, एक निश्चित समय के बाद रुक जाएगा। जी सर, शुद्ध चीज़ें मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं, लोगों का लाइफ साइकिल चेंज हुआ है जिससे लोगों की उम्र कम हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, ये सारी चीज़ें हैं ना, मिलावट के खाने से ही सारी बीमारियां फैल रही हैं। और थोड़े दिन पहले तक तो मैं कहता था कि अच्छी सेहत भी एक कमाई है। अब मैं ये कहूँगा कि अच्छी सेहत ही कमाई है। इतना फ़र्क आ गया, वो बी ही में बदल गया। अगर हम अच्छे एक स्वस्थ आदमी जिनमें 23-24 बार पानी पीता है प्रत्यक्ष माध्यम से, 7-8 बार मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है, कभी चाय, कॉफ़ी, दूध, दही, लस्सी, और 2 बार सब्जी लेता है, तो अगर हम खाने को शुद्ध नहीं रख पाएंगे जिसमें सबसे बड़ा पानी है, तो वो नहीं करेंगे तो बीमारियां फैलती जाएंगी। आज जितनी भी बीमारियां हैं इनके अगर मेजॉरिटी में किस सबको पता है, लेकिन किस भागदौड़ में शामिल हैं वो हम समझ ही नहीं पाते कि क्या कमा रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं। तो ये बीमारियां इसलिए फैल रही हैं कि हम खाना शुद्ध नहीं कर रहे हैं। इसमें एक अच्छा मॉडल हो सकता है कि जैसे फैमिली डॉक्टर की हम बात करते हैं तो फैमिली फार्मर का कंसेप्ट है, कोरिया का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि आप अपने फार्मर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। शहर से 10-15 किलोमीटर दूर जाके 4-5 लोग, वो किसान कुछ उगाया, आप कहोगे वही उगाएगा, तो 5 में से कोई भी एक आदमी जाके एक दिन उसकी रोटी एक दिन उसकी वो लाएगा। तो अगर वो अच्छा खिलाए, खुद खाएगा, अपने बच्चों को, पेरेंट्स को खिलाएगा, तो बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी अपने आप। और इस कंसेप्ट पे हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जी अच्छा, आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? अरेंज मैरिज है मैडम मेरी। कब हुई थी आपकी शादी? 24 जुलाई 2015 को। आपके पिता अध्यापक हैं और आप बिजनेसमैन हैं। ये रेयर ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, अक्सर अध्यापक का बेटा अध्यापक ही बनता है। तो आपने ये चुना, तो फादर का तो आप कह रहे हैं सपोर्ट रहा, तो क्या कुछ रहा था? मैडम जैसे मैंने बताया मैं गांव का रहने वाला हूं, तो 12th करने के बाद मेरे पापा ने कहा कि मास्टर बनना है तो जेबीटी कर लो। उस टाइम के ऊपर मैं 2004 की बात कर रहा हूं। जेबीटी नौकरी की गारंटी होती थी हरियाणा में कि अगर जेबीटी में हो गया। एजुकेशन में मैं एक चीज़ अच्छी रही है कि मैं हमेशा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहा हूँ। मेरी सबसे कम परसेंटेज 75 ही रही है। ठीक है, तो मैंने पापा को ये कहा कि मैं अध्यापक नहीं बनना चाहता, या तो मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा, अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाऊंगा, देखूंगा। अच्छा, तो उस चीज़ के लिए था, तो मुझे 2 में से कोई एक कंसेप्ट देखेंगे। सिविल सर्विस का हुआ नहीं। इसके बाद ये था कि जैसे मैंने आपको बताया मैंने MBA किया था, तो उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिमिटेड से स्कोप्स होते हैं, तो फिर मैंने उस दिशा में सोचा ही नहीं। ये प्रयास, ये सफ़र रहा था। अच्छा, अब भी जीवन में कुछ पाने की ख्वाहिश है? मैडम जीवन में तो पाने की ख्वाहिश है, तो आदमी ख्वाहिशों का ही पुतला है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को सुकून के साथ जीता हूँ। जैसा आपने पूछा कि नौकरी का था, तो सारी चीज़ें होती हैं, मैं बिना अफसोस के साथ जीता हूँ। कि कुछ चीज़ें, और एक इस चीज़ से हटके एक मैं बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सारे सपने पूरे नहीं होते, तो आदमी को अफसोस के साथ नहीं जीना चाहिए, उससे आगे के सपने उसमें जोड़ लेने चाहिए। तो आगे ये है कि इस मॉडल को रेप्लिकेट कर पाएँ, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, तो ज़्यादा लोगों को शुद्ध चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा कम पढ़े लिखे और अनट्रेन लोगों को रोजगार मिलेगा, उपभोक्ताओं को चीज़ें मिलेंगी, किसान को बेहतर मूल्य मिलेगा। इसी मॉडल को और आगे ले जाने का एक ख्वाहिश कह सकते हैं, सपना कह सकते हैं, योजना कह सकते हैं। जी अच्छा सर, नौकरी की बात की जाए तो फैमिली भी नौकरी को सपोर्ट करती है। उनके अकॉर्डिंग 9 से 5 का टाइम हो, 5 बजे के बाद कुछ फैमिली टाइम स्पेंड हो। लेकिन बिजनेसमैन में न दिन होता है न रात होती है, तो फैमिली को टाइम कैसे दे पाते हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिजनेसमैन वैसे तो कहने का होता है ना कि योर ओन बॉस, लेकिन उसके पास सब कुछ होता है लेकिन वो अवेल नहीं कर सकता। एक रूटीन की बात है, खासकर स्टार्टअप में, कि 24 घंटे। और अक्सर जॉब में मैं कहता हूँ, कुछ नए बच्चे आते हैं जब बात करने के लिए, या फ़ोन भी आ जाता है कि सर जॉब में है ना, आजकल प्राइवेट जॉब होगी, भागदौड़ ज़्यादा होगी बिजनेस करने। तो मैं उनको कहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि आप 12 घंटे की नौकरी छोड़ के 18 घंटे काम करने का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा बिजनेस में। स्टार्ट में बहुत काम करना पड़ता है, और ये एक पैशन से हो सकता है, नहीं तो छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर वो खुद का सपना नहीं है ना, खुद का पैशन नहीं है, तो आप 17-18 घंटे काम नहीं कर पाओगे। रहा अब आपका अगला सवाल कि फैमिली को कैसे समय देते हैं। वीक में मैं
कम से कम एक दिन, नहीं तो कोशिश रहती कि 2 दिन अपने गांव में जाता हूँ, वहाँ परिवार के साथ समय बिताता हूँ, खेतों में जाता हूँ, भैंसों के बीच रहता हूँ। तो वो मैं इसको सिंपल भाषा में कहता हूँ कि 5 दिन तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, 2 दिन अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ वहाँ जाकर। सर, जैसे पहले आपने बताया कि आपकी मदर चाहती थी कि आप नौकरी ही करो, लेकिन आज आपका सक्सेसफुल बिजनेस है, तो अब मदर का सपोर्ट कैसे है? देखिए, एक निश्चित समय के बाद तो सपोर्ट सबकी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर करें तो, क्योंकि मेरे को मैनिपुलेटेड चीज़ें कहने की आदत नहीं है, तो मेरी माँ भी ये कहती है कि जब इतना ही करना होता है और इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें करने के बाद और लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तेरे को शांति कब मिलेगी? तो उनका रवैये में मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन वो इस बात से खुश हैं जब, जैसा कि आपने देखा कि कोई किसी वीआईपीज़ की विजिट हो जाती है, अपने यहाँ तो सेलिब्रिटीज़ को ही मानते हैं, तो तब उनको लगता है कि हाँ ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक चीज़ें हैं उस चीज़। अच्छा, ये थे हमारे साथ बागड़ी मिल्क पार्लर के संचालक प्रदीप शिवरान, जिन्होंने बताया कि कैसे स्टार्टअप को आप सक्सेसफुल बिजनेस में तब्दील कर सकते हैं। नमस्कार।